पशु परिचर की भर्ती जो इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द जो है होने वाला है। ऐसे में आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ हूँ एंड पशुपालन से संबंधित जो है ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के पार्ट बी से देखने को मिलेंगे। और आपका जो पार्ट बी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इनको अच्छे से आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। रोज़ यहाँ पर आपकी पार्ट बी के लिए क्लासेस लगाई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो नवजात बछड़ा होता है, ठीक है, उसको पिलाई जाने वाली जो खीस होती है उसकी मात्रा कितनी होती है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, राजस्थान में ही एक लाइव स्टॉक असिस्टेंट जिसका अब जो है पदनाम चेंज करके लाइव स्टॉक जो है इंस्पेक्टर रख दिए गए, उसके 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पशुपालन विभाग से। तो जो बछड़ा होता है उसको अगर मैं बात करूं कि खीस जो है यहाँ पर पूछा गया है कि नवजात दिया गया है, उसके साथ में खीस की मात्रा जो है कितनी होनी चाहिए। तो नवजात बछड़े को जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसके शरीर का 1/5 भाग, 1/10 भाग, 1/15 भाग या 1/20 भाग। ठीक है, तो देखिए जो नवजात बछड़ा होता है उसके आपको जो उसका शरीर का जो वेट है उसके 10वां भाग ही आपको क्या करनी है, खिस को पिलाना होगा। ठीक है, कैसे, मान लो कोई बछड़ा है जो कि 10 kg का है। ठीक है, अब जो बछड़ा 10 kg का है उसको इसका 10वां भाग कितना हो गया। ठीक है, यानी 10वां भाग की बात करूं तो 1 kg। ठीक है, 1 kg आपको 10 किलो बॉडी वेट पे आपको पिलाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ में सेकंड जो यहाँ पर क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जो है एग्जाम में पूछा गया है कि गाय की नस्ल जिसमें सवाई चाल देखने को मिलती है। देखिए सवाई चाल जो है, देखिए मिल्च ब्रीड जो होती है दुधारू, आपने नाम सुना होगा थार पारकर, साहिवाल, रेड सिंधी, राठी और गिर, ये तो है दुधारू नस्लें। वहीं मैं बात करूं जो नस्लें जिसका हम जो है दूध के उपयोग में भी काम में लेते हैं और वो जो है बोझा ढोने के भी काम में लेते हैं, तो उनको बोलते हैं दोहरी उपयोगिता की नस्लें। तो ऐसी हमारे राजस्थान में, जैसे राजस्थान में भी है और राजस्थान से बाहर भी कई जो है राज्यों से, जैसे हरियाणा ब्रीड है, कांकरेज है, ठीक है, देवनी है, निमारी है, देवनी है, ठीक है, और राठी जो है आपको मिल्च ब्रीड में रखना है। ठीक है, मेवाती जो ब्रीड है वो भी कैसी ब्रीड है, वो भी आपकी एक ड्यूल प्रपोज है, यानी आप दुग्ध उत्पादन और उसका जो है बोझा ढोने में दोनों में उपयोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है गाय की जो नस्ल है उसमें सवाई चाल किस में देखने को मिलती है। सवाई चाल के लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है साहिवाल, गिर, थार पारकर और कांकरेज। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कांकरेज में सवाई चाल देखने को मिलती है। और ये जो कांकरेज जो नस्ल है ये कच्छ का गुजरात, यानी कच्छ का रण जो गुजरात है वहां पर ये कांकरेज नस्ल जो है देखने को मिलती है। राजस्थान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांकरेज नस्ल कहाँ पर है, ठीक है, तो आपको उदयपुर अगर आपके ऑप्शन में है तो उदयपुर, सिरोही, ठीक है, जालोर सांचौर वाले क्षेत्र में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनसे संबंधित आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो है स्वयं बफेलो और वाटर बफेलो। ठीक है, स्वयं बफेलो क्या होता है, वाटर बफेलो क्या होता है, ठीक है, ये आपने नहीं पता तो मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया स्वयं भैंसों में और वाटर भैंसों में अंतर क्या होता है। देखिए जो स्वयं होती है उसका मतलब होता है दलदल या कीचड़ में रहने वाली भैंसें, और जो वाटर बफेलो होती है यानी जो नदियों के आसपास में बफेलो रहती है उनको बोलते हैं वाटर बफेलो। इन दोनों ही नस्लों में सबसे बड़ा अंतर होता है वो होता है उनके गुणसूत्रों की संख्या पर। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं शरीर के रंग की, सींग की, और वाटर भैंस पानी में रहती है, सही बात है,
लेकिन ये कोई बड़ा कारण नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो दलदल में रहती है उनके सींग भी बड़े हैं, ठीक है, जो नदियों के पास में रहते हैं उनके सींग छोटे होते हैं, बाहर भी कम होता है, लेकिन बड़ा कारण नहीं है। बड़ा कारण है यहाँ पर, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या का। जो स्वयं बफेलो होती है उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो तो होते हैं 48, ठीक है, और जो रिवर बफेलो होती है उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 50, यानी 50 गुणसूत्र। ये बहुत बड़ा जो है, इसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो यही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ट्विच किस जानवर को नियंत्रित करने के काम में जो है ली जाती है। एक ट्विच जो है, पहली बात तो एक नियंत्रित पशु को नियंत्रित करने का उपकरण है, ठीक है, और यहाँ पर ये पूछा गया है कि किस जानवर को। तो पहला ऑप्शन है गाय, कुत्ता, बिल्ली और घोड़ा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में गाय दिया गया है, फिर कुत्ता दिया गया है, फिर बिल्ली दिया गया है, फिर घोड़ा दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एलएसए में भी पूछा जा चुका है। तो ट्विच जो होता है, देखिए एक ट्विच भी होता है, ठीक है, और ये जितने भी उपकरण से संबंधित है, ये आप जो है एक वीडियो भी है मेरा, वहां से आप फोटो से संबंधित भी इनसे अच्छा देख सकते हो। ट्विच जो है वो आप घोड़े में काम में ले सकते हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है रियूफ जो विधि है, ठीक है, वो किसके लिए, किस जानवर के लिए यहाँ पर पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में घोड़े को नीचे गिराने के लिए, बकरी को नियंत्रित करने के लिए, गाय को नीचे गिराने के लिए, या फिर भेड़ को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। तो जो रियूफ जो मेथड है वो किसके लिए काम में लेते हैं, गाय को नीचे गिराने के लिए रियूफ मेथड काम में लिया जाता है। आपने शारदा क्लासेज को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो शारदा क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको पार्ट 20 से जो है क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, और एग्जाम से पहले आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी आप पीडीएफ देख रहे हो, ठीक है, इनकी, और इनसे बाहर आपका क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, कितने कितने वर्ष का ऊंट फुल माउथ कहलाता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है। फुल माउथ कंडीशन क्या होती है, पहले तो आपको ये जानना है कि सर फुल माउथ कंडीशन होती क्या है। जैसे कि हमारे ह्यूमन में, मानव में जो फुल माउथ कंडीशन होती है, दो प्रकार से दांत आते हैं। एक तो जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, ठीक है, वो अस्थायी दांत होते हैं। दूसरे जो परमानेंट टीथ होते हैं, जो अभी हमारे हैं, ठीक है, वो परमानेंट टीथ है, स्थायी टीथ है, ठीक है। अब जो स्थायी दांत है उनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है मानव में। पशुओं में अगर यहाँ पर बात करूं तो पशुओं में जो है, जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, ठीक है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ठीक है, ये जो है रूमिनेंट्स है, इनमें जो है दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि फुल माउथ कंडीशन, ठीक है, या फिर फुल माउथ जो है कितने वर्ष का आता है। तो यहाँ पर ऊंट का पूछा गया, तो ऊंट में फुल माउथ आता है 7 वर्ष में। यानी जब ऊंट जो है वह 7 वर्ष का हो जाता है तो उसके जबड़े में, उसका जबड़ा जो है पूरे दांतों से भर जाता है, ठीक है। यानी जितने दांत आने चाहिए थे, ठीक है, उसके जीवन काल में, वो 7 वर्ष तक उसके कंप्लीट आ जाते हैं। आपने एक ह्यूमन में सुना भी होगा कि अकल दाढ़ जो है कई लोगों की आ भी जाती है, और कई लोग जो बूढ़े हो जाते हैं फिर भी उनमें अकल की दाढ़ नहीं आती, ठीक है। ये जो है किंवदंतियां चलती रहती है। तो यहाँ पर फोकस रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऊंट का पूछा गया है। कई बार हो सकता है आपसे पूछा जाए, गाय का भी पूछ सकता है, भैंस का भी पूछ सकता है, भेड़ का भी पूछ सकता है, और बकरी, भैंस, भेड़ और बकरी दोनों का सेम है, और घोड़े का अलग है, और गाय का और ऊंट का अलग है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, ऊंट का जो है 7 वर्ष में फुल माउथ कंडीशन आता है, ठीक है। भेड़ की यहाँ पर बात करूं तो भेड़ में 3 वर्ष में फुल माउथ कंडीशन आ जाता है। गाय में जो फुल माउथ कंडीशन है, वो गाय के अंदर फुल माउथ कंडीशन जो है, आपको ऑप्शन में अगर 4 वर्ष मिले तो 4, या फिर 4.5 से अगर 5 वर्ष का मिले तो वो एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। उसी के साथ में अगर आपको
भैंस के अंदर पूछा जाए कि भैंस के अंदर जो है फुल माउथ कंडीशन कितने वर्ष में आता है, तो आपको करना है 6 वर्ष में भैंस में फुल माउथ कंडीशन आता है। घोड़े में फुल माउथ कंडीशन है वो 4.5 वर्ष की उम्र में आता है, और ऊंट में 7 वर्ष की उम्र में फुल माउथ कंडीशन यानी उसके जबड़े में कंप्लीटली टीथ आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है गोदन। गोदन द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है। ठीक है, यानी गोदना। गोदना एक प्रक्रिया होता है, आपने सुना भी होगा, आजकल तो नहीं लेकिन जब पहले, ठीक है, जब जो है डिजिटल ऐसे नहीं थे चिप वगैरह, आजकल तो क्या होता है आपने अभ्यारण्यों में भी सुना होगा कि टाइगर वगैरह पे वो जीपीएस जो है चिप लगा देते हैं, उससे पता लग जाता है कि कहाँ पशु घूम रहा है क्या कर रहा है। पहले नहीं था, पशुओं को जो है पहचानने के लिए उनको ऐसा चिन्हित करना पड़ता था जिससे हम उनको पहचान सके। तो ज्यादातर जो गोदन में पशुओं का जो अंग काम में लिया जाता था, ऑप्शन है कान, नाक, गर्दन और पिछला पैर। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको जो ऑप्शन करना है, ठीक है, देखिए ऐसे में आपको गर्दन कभी भी नहीं करना है। ठीक है, कई बार आपको क्रिस क्रॉस करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। नाक आपको कभी भी नहीं करना है। ठीक है, यानी गर्दन और नाक तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बच्चा है कान, क्योंकि कान आपने देखा होगा कि टैगिंग के लिए कान उपयोग में लिए जाते हैं, और गोदन में जो है वो जो है कान नहीं लिए जाते हैं। पिछला पैर जो है जांग की साइड का वो जो है गोदन में काम में लिया जाता है। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो चुका है। फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि गायों के लिए खुले आवास बनाते समय एक गाय को आवास हेतु कितनी जमीन की जरूरत होती है। अब ये आपको काफी टफ लगता है कि सर कैसे करें गायों के खुले आवास, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो पहले जो है आर्ट्स बैकग्राउंड से था, मैं तो साइंस बैकग्राउंड से था, मैं तो गायों के बाड़े में ही कभी नहीं गया। ठीक है, हो सकता है आप नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको अगर पशु परिचर कंप्लीट करना है तो ये चीज़ें भी आपको समझनी होगी। देखिए होता क्या है, गायों के लिए हम दो प्रकार से उनको, चाहे गौशाला हो या फिर घर पर रखते हैं। तो गर्मियों के अंदर उनको खुले में रखा जाता है और सर्दियों में उनको एक बंद आवास, ठीक है, हम करते भी है। ठीक है, जैसे आपने जैसे पशु परिचर राजस्थान की पड़ती है, तो आपने राजस्थान के कई ऐसे इलाके देखे होंगे जहाँ पर पशुओं को जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है तो उनके अलग से, ठीक है, जैसे कि मैं जो है विलेज बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ हमारे जो है पशुओं के जो बाड़ा होता है उनमें जैसे भी, ठीक है, उनके अच्छे जो है किसी भी प्रकार से उनको सर्दी ना लगे तो उनको चारों ओर से जो है ढक दिया जाता है। ठीक है, वैसे ही ये प्रक्रिया है कि अगर गर्मियों में खुला आवास, कब गर्मियों में अगर गाय का एक आवास बने तो उसके हमें कितनी जमीन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 40 से लेकर 60 स्क्वायर फीट, सेकंड जो ऑप्शन है वो है 20 से लेकर 30 स्क्वायर फीट, और ऑप्शन सी है 100 से लेकर 120 स्क्वायर फुट, और ऑप्शन डी है 80 से 100 स्क्वायर फुट। ठीक है, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से कर भी पाओगे। आपको करना है, अगर खुला आवास आपको रखना है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है वो कौन सा करना है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 80 से 100 स्क्वायर फुट जो है, और ये तो कर सकते हो खुले आवास के लिए। ठीक है, एक से दो बार इसको रिवाइज करिएगा या फिर नोटबुक में नोट कर लीजिए, अगर हार्ड लगता है तो स्क्रीनशॉट लेके तो फिर आपको नोट करिएगा, और एक से बार 2-3 दिन दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, एलएसए में क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, भैंस जो होती है, ठीक है, बफेलो, ठीक है, उसमें ईस्टर साइकिल जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। अब देखिए यहाँ पे लंबाई का मतलब क्या है, समय, ठीक है, दिन। ठीक है, कैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कैसे भी लैंग्वेज आ सकते हैं बेटा। ठीक है, भैंस में जो ईस्टर साइकिल या मध्य चक्र होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है 21 दिन, 18 दिन, 15 दिन और 25 दिन।
समझिएगा, सभी की बताता हूँ मैं आपको। भैंस की जो होती है, ठीक है, मध्य चक्र की लंबाई जो होती है वो होती है 21 दिन, ठीक है। बकरी की जो ईस्टर साइकिल की लंबाई होती है वो होती है 20 दिन। भेड़ की जो ईस्टर साइकिल की लंबाई होती है वो होती है 17 दिन, ठीक है। सबसे कम किसकी होती है? भेड़ में जो ईस्टर साइकिल होती है वो 17 दिन होती है, और गाय में जो ईस्टर साइकिल होती है वो होती है 21 दिन, ठीक है। ये ईस्टर साइकिल से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये याद रखना ही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ी का गर्भकाल। जिनके, अगर किसी ने घोड़ी जो है पालन देखा है, या फिर इधर उधर से कोई फॉर्म है वहां पर गया है फॉर्म पे तो देखा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं देखा है कि सर हमें तो नहीं पता घोड़ी कितने दिनों में ब्याती है वगैरह, तो आपने, गाय तो जनरली राजस्थान में हर किसी ना किसी घर में मिल ही जाती है, तो आपको पता है गाय कितने दिन में ब्याती है, ठीक है। 9 महीने 9 दिन में गाय ब्याती है, ठीक है। और भैंस जो है वो 10 महीने और 10 दिन लेती है। उसके बाद में गाय जो है, घोड़ी जो है वो 11 महीने और 11 दिन लेती है। तीनों का आपको एक साथ में याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये काऊ के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये 5 माह 5 दिन जो है ये किसके लिए होगा? 5 माह 5 दिन अगर है तो ये हो जाएगा आपके बकरी के लिए, ठीक है। और 5 माह -5 दिन है तो हो जाएगा भेड़ के लिए। 10 माह 10 दिन है तो ये हो जाएगा भैंस के लिए, ठीक है। और 11 माह 11 दिन हो जाएगा आपके किसके लिए? घोड़ी के लिए, ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सका है, इनको याद रखिएगा। मेरा यही कहना है, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है पहली बार पढ़ो तो नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछड़ों में डीबडिंग हेतु उपयुक्त आयु क्या है? डीबडिंग क्या होता है? सर हम तो पहली बार सुन रहे, डीबडिंग होता क्या है? डीबडिंग होता है जो पशु में जो सींग निकलने की आयु होती है उसको बोलते हैं डीबडिंग आयु, ठीक है। प्रायतः जब सींग, आपने देखा होगा कि कई ऐसी गायें होती है जैसे कि साहिवाल है, गिर है, जैसे कि जो दुधारू नस्ल होती है, उनको फोम, जो फार्म होते हैं बड़े बड़े, उनमें ऐसे तैयार किया जाता है कि उस सींग उनके जब छोटे होते हैं वो तभी उनके रोक दिए जाते हैं, जिससे पशु सुंदर दिखता है और उनके आय में वृद्धि हो जाती है। फिर कि भाई एक तो दुधारू नस्ल है, फिर इसमें जो है सींग नहीं है तो पशु दिखने में अच्छा लगता है। तो उसकी जो है एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा है और सुंदर पशु है, तो उसकी जो है लोग कहीं खरीदने में रुचि रखते हैं। ऐसे में बछड़ों की डीब्रीडिंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि डीब्रीडिंग हेतु आयु क्या है? अगर आपको डीब्रीडिंग करना है, ठीक है, तो हमें डीब्रीडिंग जब हम करेंगे ना, तो बछड़े की आयु 4 से 10 दिन की होनी चाहिए, ठीक है। यानी 4 से 10 दिन से अगर ऊपर का बछड़ा हो गया है, उसके बाद में अगर हम डी, क्योंकि जो सींग होते हैं, ठीक है, जो सींग होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सींग जो होते हैं वो फ्रंटल बोन से निकलते हैं, ठीक है। फ्रंटल बोन से जो है वो सींग निकलते हैं, और एक बार इन सींगों को अगर उद्दीपन मिल जाता है तो ये, अगर 1 महीने बाद आप डीबडिंग करते हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, फिर तो सींग निकलेंगे ही, चाहे आपने कितनी ही बार डीबडिंग कर ली हो, ठीक है। तो 4 से 10 दिन के भीतर अगर डीबडिंग की जाए तो वो कंट्रोल में हो जाएगी और पशु का सींग नहीं निकलेगा। और डीबडिंग सामान्यतः आजकल कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक भी उपकरण है जिनसे डीबडिंग किया जा सकता है। एक जो है मार्केट में पेंसिल जो है वैसा भी आता है, उसको भी घिसने से भी डीबडिंग किया जा सकता है। फील्ड में जो है कई प्रकार से करते हैं, आपने देखा भी होगा, जो आपके गांव में डॉक्टर वगैरह आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डॉकिंग से क्या अभिप्राय है? ठीक है, यहाँ अगर एग्जाम में अगर आपको ऐसे दिखाई दे डॉकिंग, तो एक ही बात है, ठीक है। ऐसे आपको अच्छा याद होगा, ठीक है। DOCKING, डॉकिंग, DOC, और इस ओ को हटा के आगे जी लगा दो, क्या बनाया बताओ? डॉग बनाया ना, ठीक है। तो ज्यादातर जो है
ये क्या आपने देखा होगा कहीं ऐसे, जब आप बाहर गए हो कहीं दिल्ली वगैरह उधर घूमने गए हो ना, तो जो बड़े बड़े फ्लैट वाले लोग होते हैं, ठीक है, या फिर इधर पंजाब हरियाणा इधर जो है गए हो, तो जो उनके जो पास में जो वो कुत्ता रखते हैं तो उनकी पूंछ बड़ी स्टाइलिश होती है। ठीक है, हमारे इधर कल्चर है कि बाल स्टाइल में रखे, उनके इधर उनके कुत्तों की पूंछ बड़ी स्टाइल में होती है। जो डॉग होते हैं उनकी कहीं ऐसे आपने देखी होगी कि जो है उनमें कुछ ऐसे जो है अच्छी अच्छी डिजाइन बना दी जाती है डॉग्स की, जिनसे ऐसे लगता है कि उनकी जन्मजात ऐसी है, लेकिन वो जन्मजात नहीं है, उनको कृत्रिम रूप से डॉक्टर्स द्वारा वो किया जाता है। तो पूंछ को काटना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, डोकिंग कहलाता है। ठीक है, डोकिंग को आप ऐसे याद रख सकते हो, ज़्यादातर ये डॉग्स में काम में ली जाती है पूंछ को काटने से संबंधित। तो आज के सेशन के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको और भी मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और जितना हो सके इनको रिवाइज करिएगा ताकि अच्छे से आपको याद हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।